मंच पर उपस्थित हमारे वरिष्ठ आलोचक प्रभूषण सर और हमारे सभी विद्वान साथी, दर्शक दीर्घा में उपस्थित मधुपुर के गणमान्य लोग और एक्टिविस्ट लोग, मेरे लिए ये बड़े सौभाग्य की बात है कि आज इस महत्वपूर्ण मौके पर सभ्यता का संकट बनाम आदिवासियत किताब के विमोचन के मौके पर मुझे उपस्थित होने का मौका मिला है और मैं संवाद मधुपुर के प्रति कृतज्ञता ज्ञापन करता हूँ। इन्होंने मुझे इस मौके पर यहाँ अपनी बात कुछ रखने का अवसर दिया है। इस पुस्तक में 9 अध्याय, मैं इस पुस्तक की चर्चा ज़्यादा करूँगा। इस पुस्तक में 9 अध्याय हैं और इसका आखिरी अध्याय है सलाम मधुपुर। मधुपुर में कोरोना के समय जो विशेष कार्यकर्ताओं ने जो विशेष कार्य अपने जीवन को दांव पर लेकर जो लोगों की सहायता की और अतिरिक्त ढंग से कोरोना का सामना किया, उसकी चर्चा सलाम मधुपुर में है। फिर घर लौटता झारखंड है। इसी कोरोना काल में कैसे कैसे झारखंड के में मजदूर बाहर गए हुए थे, वे लौटे हैं, उन्हें किस परिस्थितियों का सामना करना पड़ा, उसकी चर्चा है। ऐसे ही विभिन्न अध्यायों में कुछ कोरोना काल की चर्चाएं हैं, कुछ सभ्यता को लेकर और विकास को लेकर जो एक गलत धारणा बनी हुई है और विकास जो तथाकथित विकास जो अंततः विनाश की ओर ले जा रहा है, उसकी चर्चाएं हैं। इसमें एक अध्याय है विकास की देशज यात्रा, यानी जो एक्टिविस्ट लोगों ने, घनश्याम जी ने, उनके साथ जुड़ी संस्था ने, संवाद ने, जुड़ाव ने, इन लोगों ने जो पद यात्राएँ की हैं, उसकी चर्चा है विकास की देशज यात्रा पर। कहने को वो सिर्फ पद यात्रा है, लेकिन वास्तव में उस अध्याय में पद यात्रा के बहाने जल, जंगल, जमीन, आदिवासियत को लेकर कई महत्वपूर्ण विचार हैं और जो विचार उभरते हैं और कई मौलिक विचार हैं। कुछ उदाहरण मैं देता हूँ। इस अध्याय के आरंभ में 2 महत्वपूर्ण संदर्भ हैं। एक है सोमर किस्कू का और एक है शांति हांसदा का। सोमर किस्कू का संदर्भ तब आता है जब घनश्याम जी 38-40 वर्ष पहले किए गए चैचाली जीतपुर जंगल आंदोलन की चर्चा करते हैं और एक ग्रामीण नेता सोमर किस्कू से जंगल पर आधारित कुछ बातें करते हैं। उस समय सोमर किस्कू 40-42 वर्ष के युवा थे। तो घनश्याम जी ने उनसे पूछा कि आप जंगल को किस दृष्टि से देखते हैं, जंगल के प्रति आपका नज़रिया क्या है। तो उन्होंने इसका उत्तर नहीं दिया। उन्होंने एक छोटी सी घटना सुनाई। वो घटना ये थी कि उन्होंने बताया कि जब हम लोग बच्चे थे, छोटे थे और मैं चरवाहे का काम करता था, तो अपने साथ और भी जो चरवाहे बच्चे हैं उनको लेकर मैं जा रहा था और मैंने मवेशियों को चरने छोड़ दिया और वहीं पर एक जल स्रोत था जिसमें ज़्यादा पानी था, उसको वो लोग जोरिया कहते हैं। जोरिया में वो लोग नहाने चले गए और जल क्रीड़ा करने लगे, तैरने लगे। थोड़ी देर के बाद उनके दादाजी आए, उन्होंने इन लोगों को मना किया, जल से निकलने के लिए कहा, तो ये लोग नहीं माने। ये लोग और उसमें शामिल हो और क्रीड़ा करने लगे। थोड़ी देर के बाद उन्होंने क्या किया, दादाजी ने इन सब की लंगोटी को लेकर वे चले गए। बच्चों ने समझा कि चलो ये ऐसे ही खेल कर रहे हैं, थोड़ी देर में ला के दे देंगे। लेकिन जब देर हो गई, अब इन लोगों को कोई उपाय नहीं सूझा, तो ये सारे उसी तरह पानी से निकल पड़े और जंगल में जाने लगे। और जंगल में जाते हुए इनके दिमाग में ख्याल आया, तब इन्होंने पत्तों को तोड़ा, पत्तों के उससे सीख को निकाला और सीख और पत्तों को लेकर के इन्होंने सब ने अपने बदन को ढक लिया। और उस हालत में ये फिर वहाँ दादाजी के सामने पहुँचते हैं, तो वो दादाजी देखकर एकदम भाव विह्वल हो गए और उन्होंने सबको गले से लगा लिया।
अब इस कथा के माध्यम से अब खासियत यहाँ पर घनश्याम जी की आती है, इस पुस्तक के लेखक की आती है कि इस घटना को वे जंगल के किस योगदान के रूप में देखते हैं। हम लोग जंगल को उसके फल फूल, उसके जो और संपदा हैं उसको देखते हैं, लेकिन घनश्याम यहाँ ये कह रहे हैं कि वास्तव में ये जंगल हमारी अंतश्चेतना का निर्माण कर रहा है। घनश्याम जी लिखते हैं कि सोमर की घटनाओं का अर्थ ये निकलता है कि जंगल हमारी बुद्धि को सृजनात्मकता में तब्दील करता है, ये हुनर का मार्ग प्रशस्त करता है और सामूहिक चिंतन के द्वार खोलता है। यानी जंगल को लेकर एक ये नई व्याख्या घनश्याम जी करते हैं। हम जिस वस्तु को भौतिक रूप से महत्वपूर्ण मानते हैं, जीवन और सांसों से जिसका संबंध मानते हैं, वो भौतिक से कहीं गहरे, कहीं अंदर में जाके हमें छू रहा है और हमारे अंदर एक निर्माण प्रक्रिया कर रहा है। ये इस पुस्तक में खूबी है कि चर्चा पदयात्रा की है, लेकिन वास्तव में बातें बहुत मौलिक चिंतन की हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं, घनश्याम जी आगे लिखते हैं, ये हमें सिखलाता है कि जंगल पदार्थ नहीं है, कमोडिटी नहीं है जिसे खरीदा और बेचा जा सके। जंगल पेड़ पौधे, पशु पक्षियों, जड़ी बूटियों और विविधताओं से भरे लता कुंजों सहित इंसान का समुच्चय है। यही समुच्चय बोध के द्वारा जंगल हमें रचनात्मकता देता है, सृजनशीलता देता है। एक दूसरा प्रसंग है शांति हांसदा का। शांति हांसदा ये आमड़ापाड़ा से पदयात्रा के लिए जब उन लोग के साथ कुलदीप नैयर आए हुए थे, पदयात्रा के उद्देश्य पर चर्चा के दौरान उन्होंने कहा, देखा कि काफ़ी पेड़ कटे हुए हैं। तो कुलदीप नैयर साहब ने कहा कि यहाँ जंगल है कहाँ, आप लोग तो हारी हुई लड़ाई लड़ रहे हैं। तो ये सारे लोग सत्ते में आ गए। उसी बीच में उनके बीच से एक आदिवासी युवती ने हाथ उठाया और कुछ बोलने की इजाज़त मांगी। वो युवती थी शांति हांसदा। उसने कहा, ये पेड़ जो काटे गए हैं, इन्हें अलग ढंग से काटा गया है, इन्हें कोणीय ढंग से काटा गया है और इनकी जड़ें बरकरार हैं, और बरसात आने पर सभी जड़ों से कोपलें फूटने लगेंगी और धीरे धीरे ये सारे पेड़ फिर वैसे हरे भरे हो जाएंगे। ये सुनकर नैयर साहब, तो कुलदीप नैयर जी चकित हो गए, ये सारे लोग चकित हो गए। और तब उन्होंने समझा कि ये असल में आदिवासियत है कि हम जंगल को काट रहे हैं अपने उपयोग के लिए, लेकिन भावी पीढ़ी के लिए क्या आवश्यक है उसकी भी हम चिंता साथ साथ कर रहे हैं। तो ये आदिवासियत है। इस तरह से घनश्याम जी ने इसमें आदिवासियत के मूल तत्वों को खोज कर इसमें रखा है। इसी यात्रा में आगे चलकर चर्चा आती है कि किस तरह वन पर सरकार का आक्रमण शुरू हुआ है। पहले तो ऐसा नहीं था। ये लगभग मध्य 19वीं शताब्दी की बात है कि आदिवासियों के जंगल पर सरकार की नज़र पड़ती है। अब देखिए कैसे विकास विनाश की ओर कैसे ले जाता है। जब रेलगाड़ी का निर्माण हुआ, जब उसकी खोज हुई और 1825 के आसपास इंग्लैंड में रेलगाड़ी चली, ये तो निश्चित रूप से एक तरह से लगता है कि ये विकास की बात है, आवागमन की सुविधा है, सामानों के इधर उधर ले जाने की सुविधा है। लेकिन ये समझना हमें ये होगा कि ये कौन सा समीकरण है कि 1825 में इंग्लैंड में रेल चलती है और 1865 में इंडियन फॉरेस्ट एक्ट द्वारा भारत में ब्रिटिश उपनिवेशवाद की जड़ें गहरी हो जाती हैं। 1825 में इंग्लैंड में रेल चलती है और उसका जो है कुठाराघात हमारे यहाँ होता है। जंगल पर सरकार अपना हक जमाती है और सदियों से आदिवासियों द्वारा वनों के पारंपरिक उपयोग, वनों से जुड़ी उनकी संस्कृति, उनकी जीविका और वनों से उनके पारंपरिक रिश्ते सब पर कुठाराघात होता है। 1845 में डलहौसी के काल में यहाँ रेल कंपनी की स्थापना हो जाती है और 1865 और 1878 के एक्ट द्वारा यहाँ
जंगल पर सरकार का आक्रमण हो जाता है और वो सरकारी संपत्ति हो जाती है, जिसके विरोध में पूरा आदिवासी समाज खड़ा होता है और तरह तरह के आंदोलन और संघर्ष हमारे आँख के सामने आते हैं। तो ये विकास का जो खूनी पंजा का स्वरूप है, ये सारा कुछ इस पुस्तक में घनश्याम जी ने बड़े ही रोचक ढंग से और बड़े आकर्षक ढंग से यात्राओं की चर्चा करते हुए, घटनाओं की चर्चा करते हुए रखा है। अभी मैं एक और पुस्तक देख रहा था, एक पत्रिका को संपादन के सिलसिले में, तो ये विकास का क्या स्वरूप है इसका एक उदाहरण और दे रहा हूँ। एक हिमांशु जोशी हैं, उत्तराखंड में एक्टिविस्ट हैं। उनका एक लेख है, पर्यावरण से खेलती एक महत्वाकांक्षा। उसमें वे उत्तराखंड में पहाड़ियों के बीच जो कंस्ट्रक्शन किए जा रहे हैं उसके खतरे बताते हैं। उन्होंने लिखा है, ग्रेट हिमालय और मध्य हिमालय की मिलान पट्टी सबसे अधिक संवेदनशील है। बद्रीनाथ, केदारनाथ, रामबाड़ा, गौरीकुंड, पिंडारी नदी मार्ग आदि इलाके दरार युक्त हैं और ये गहरी दरारों वाला इलाका है। यहाँ भूस्खलन का होते रहना स्वाभाविक घटना है, लेकिन इसकी परवाह किए बगैर और सत्ता की जो महत्वाकांक्षा है उसकी पुष्टि के लिए यहाँ सड़कों का निर्माण किया जा रहा है। तो ऐसे एक नहीं कई उदाहरण हैं जो हमें दिखाते हैं कि हम ऊपर से तो विकास की बात कर रहे हैं, लेकिन अंततः उसका दूरगामी प्रभाव विनाश पर पड़ता है। इस चैप्टर में ऐसे और भी कई चर्चाएं हैं, जैसे कि ओपन कास्ट माइनिंग से क्या हानि हो रही है उसकी चर्चा है। फिर आपको नेतरहाट में जो फायरिंग रेंज बनाया गया उसकी चर्चा है। इस तरह से पदयात्रा के बहाने कई ऐसी चर्चाएं हैं जिनको देख के आपको समझ में आ जाएगा कि ये विकास की जो कहानी है उसका असल क्या है, उसका मूल क्या है। ये लिखते हैं, जो ओपन कास्ट माइनिंग है उसके विषय में लिखा है इन्होंने कि पदयात्रियों ने देखा इलाके के सघन और विविधताओं से भरे जंगल काटे जा रहे हैं। उर्वरा जमीन विशालकाय मशीनों से खोदी जा रही है। जमीन से कोयला निकालने का काम दिन रात बेतहाशा चल रहा है। कोयले से निकलती राख और गाद नदियों को बर्बाद कर रही है। जंगली पशुओं पक्षियों का पलायन हो चुका है। वहाँ के रहवासियों को उद्वासित कर दिया गया है। गांव के गांव उजड़ते दिख रहे हैं। तो ये जो है कई घटनाएं, कई चर्चाएं इसमें इस तरह की आ रही है। ये जो माइनिंग की बात हो रही है, इसमें मुझे एक कहानी याद आ रही है। हमारे यहाँ रांची में रश्मि शर्मा एक कथाकार हैं, उनकी एक कहानी है, जैवो झरिया लैबो सड़िया, जिसमें कि रातों से लोग चले जाते हैं झरिया। झरिया में गैरकानूनी माइनिंग बहुत हो रही है और वो उसको लगता है, जीतन और धनिया दोनों जोड़ी है, वो चला जाता है और उसको लगता है कि यहाँ पर ज़्यादा कमाई होगी। और वो वहाँ, और झरिया में संकट क्या है कि वहाँ धरती के नीचे आग है और नतीजा क्या होता है, कभी कभी ज़मीन अचानक फट जाती है और उसको कहते हैं गोफ, जो वो गड्ढा जो बन जाता है और उसमें आदमी भी समा जाता है, मर जाता है। उस कहानी में क्या होता है कि बहुत अरमान था धनिया को कि ये मेरे लिए साड़ी ला के देगा, और जीतन जब जाता है, जिस दिन साड़ी लाने के लिए जाता है, ये अरमान लेके बैठी है कि वो आएगा, जीतन आएगा, और धनिया अरमान लगा के बैठी है कि एक नई साड़ी देगा। उसी बीच में जब वो आ रहा है, वो धरती फटती है, गोफ में जीतन चला जाता है। ये वहाँ की एक बड़ी सच्चाई है। और ऐसी कितनी धनिया हैं जिनके जीतन इसी तरह से जंगलों में चले जाते हैं। तो ये जो संकट है, हमने जो सभ्यता का स्वरूप बना के रखा है, वो जो अंततः जिस तरफ ले जा रहा है, विनाश के जिस रूप की ओर, उस तरह की चर्चा इसमें घनश्याम जी ने बड़े मौलिक चिंतन से किया है। अंत में मैं कुछ पंक्तियाँ इनके इसी चैप्टर की कुछ पंक्तियाँ रख कर अपनी बात समाप्त करना चाहता हूँ। उन्होंने लिखा है इस पदयात्रा के विषय में, आज वह अभियान जरूर इतिहास बनकर रह गया है, लेकिन आज की पीढ़ी और भावी पीढ़ी जब भी इसका अवलोकन करेगी तो उसके दिलो दिमाग में यह बात ज़रूर कौंधेगी कि हमारे पुरखों ने भविष्य को खुशहाल बनाने के लिए सभ्यता के संकट का डट कर मुकाबला किया था और भूमंडलीकरण की चुनौती के सामने एक चुनौती पैदा कर दी थी। अंत में मैं इस ऐसी महत्वपूर्ण पुस्तक के लिए और महत्वपूर्ण विचारों के लिए और मौलिक चिंतन के लिए धन्यवाद जी को घनश्याम देता हूँ और धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद।